नमस्कार। सोचिए कि भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी आज़ादी का मतलब क्या है। आप क्या बोल सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किसके साथ मिल सकते हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। आज हम इसी बुनियाद की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर है लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति किताब, जिसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले मतलब एक तरह से बाइबल मानते हैं। लेकिन हमारा मिशन परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के उन 4 सबसे जरूरी अनुच्छेदों को समझना है जो हमारी आजादी को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं है, ये एक नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी है आजादी की, उसकी सीमाओं की, और अगर उन सीमाओं को लांघने का आरोप लगे तो आपके सुरक्षा कवच की। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अनुच्छेद 19। हाँ, अनुच्छेद 19 जो हमें हमारी सबसे कीमती आजादियां देता है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। अनुच्छेद 19 की शुरुआत होती है उस अधिकार से जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है और शायद सबसे ज्यादा बहस भी। बोलने और अपनी बात रखने की आजादी। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि लिखना, छापना, कार्टून बनाना, फिल्म बनाना, मतलब सब कुछ शामिल है ना? हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें सिर्फ अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं, बल्कि चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा। और तो और इसमें जानने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। सरकार क्या कर रही है ये जानना भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। अच्छा, इसी से राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार निकला है। बिल्कुल। लेकिन ये आजादी असीमित तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताबों में लिखा है कि इस पर कई तरह के उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता। पर ये सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता जैसे शब्द तो बहुत अस्पष्ट हैं। क्या सरकारें इसका इस्तेमाल अपनी आलोचना को दबाने के लिए नहीं कर सकती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इस पर हमेशा बहस चलती रहती है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा था। सेफ्टी वॉल्व? हाँ, उनका मानना था कि आज़ादी जरूरी है, लेकिन वो अराजकता में न बदल जाए, इसके लिए कुछ सीमाएं भी जरूरी हैं। आपकी बोलने की आज़ादी किसी दूसरे की सुरक्षा या देश की एकता के लिए खतरा नहीं बन सकती। तो चुनौती इसी संतुलन को बनाए रखने में है। बिल्कुल। और अदालतें लगातार ये तय करती हैं कि सरकार का लगाया गया कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बोलने की आजादी के बाद इसी अनुच्छेद में और भी अधिकार हैं। हाँ, जैसे बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने का अधिकार। हाँ, और ये दोनों अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप शायद एक मीटिंग करना चाहेंगे या एक प्रदर्शन। सही है। ये अधिकार आपको वही करने की शक्ति देता है। आप शांति से इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन शर्त वही है। हाँ, यहाँ भी वही शर्त है, शांति भंग नहीं होनी चाहिए और ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। अच्छा, ये मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, वो एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। और फिर आता है संघ या समितियां बनाने का अधिकार, यानी पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी, क्लब, एनजीओ, कुछ भी बनाने की आजादी। बिल्कुल। ये तीनों अधिकार, बोलना, इकट्ठा होना और संगठन बनाना, मिलकर लोकतंत्र की रीढ़ बनाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद 3 और आजादियां हैं जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती हैं। कौन सी? पहली, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी। दूसरी, देश के किसी भी हिस्से में बसने या रहने की आजादी। और तीसरी, कोई भी पेशा या व्यापार करने की आजादी। ये तीनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत का हर नागरिक पूरे देश को अपना घर समझे, किसी एक राज्य को नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं आज फैसला करूं कि मुझे अंडमान में जाकर एक दुकान खोलनी है, तो मैं कर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन यहाँ भी उचित प्रतिबंध है। अच्छा। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के बसने या जमीन खरीदने पर रोक है। हाँ, ये मैंने सुना है। ये इसलिए नहीं है कि किसी को बाहर रखना है, बल्कि इसलिए ताकि उन जनजातियों की खास संस्कृति, भाषा और जमीन की रक्षा हो सके। ठीक है। इसी तरह आप कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जो खतरनाक या अनैतिक हो, जैसे ड्रग्स का कारोबार। मतलब आजादी है पर जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। तो ये तो हुई वो आजादियां जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब राज्य को लगता है कि किसी ने इन आजादियों का गलत इस्तेमाल किया है और कोई अपराध किया है, तब क्या होता है?
यहीं से हमारे सुरक्षा कवच का काम शुरू होता है और उसकी पहली ढाल है अनुच्छेद 20। बहुत अच्छे से जोड़ा आपने। अनुच्छेद 20 उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन पर किसी अपराध का आरोप है। ये राज्य की मनमानी शक्तियों के खिलाफ 3 बहुत मजबूत ढाल देता है। 3? हाँ, 3। पहली ढाल है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये सुनने में बहुत भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आज सरकार एक नया कानून बनाती है कि नीली शर्ट पहनना अपराध है। ठीक है। तो वो आपको कल नीली शर्ट पहनने के लिए आज गिरफ्तार नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब कोई भी क्रिमिनल कानून बैकडेट से लागू नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, वरना कोई भी सरकार अपने विरोधियों को फंसाने के लिए कभी भी नए कानून बना सकती है। साथ ही आपको सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी अपराध करते समय कानून में लिखी थी, उससे ज्यादा नहीं। ये तो बहुत जरूरी सुरक्षा है। और दूसरी ढाल? दूसरी ढाल है दोहरा दंड से संरक्षण या नो डबल जेपडी। इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। अगर अदालत ने आपको किसी मामले में एक बार सजा दे दी या बरी कर दिया, तो उसी मामले में आप पर दोबारा केस चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। अच्छा, फिल्मों में जो दिखाते हैं कि आरोपी कहता है मैं अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, क्या वो सच है? हाँ, वो बिल्कुल सच है, और वो है अनुच्छेद 20 की तीसरी और सबसे मशहूर ढाल, आत्म अभिसंसन से संरक्षण। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हाँ, इसका मतलब है कि किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ सबूत देने या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब पुलिस आपसे जबरदस्ती जुर्म कबूल नहीं करवा सकती? नहीं, ये जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष वाले सिद्धांत को मजबूत करता है। वाह, तो अनुच्छेद 20 एक तरह से ये पक्का करता है कि कानूनी लड़ाई निष्पक्ष हो। अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे हमारे संविधान का दिल कहा जाता है, अनुच्छेद 21। हाँ, अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये सिर्फ एक लाइन का है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यही एक लाइन भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। सच में? हाँ, ये जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। खासकर वो हिस्सा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हाँ, ये लाइन मुझे हमेशा से कंफ्यूज करती है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो उस प्रक्रिया का पालन करके सरकार किसी की भी जान या आजादी छीन सकती है। क्या वाकई ऐसा ही है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और कई सालों तक आजादी के बाद इसका मतलब लगभग यही था। अच्छा, कि अगर कानून है और उसकी प्रक्रिया का पालन हुआ है तो सब ठीक है। लेकिन फिर 1978 में एक केस आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कौन सा केस? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। अच्छा, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त करने वाला मामला। वही। सरकार ने उनका पासपोर्ट बिना कोई कारण बताए जब्त कर लिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई कानून होना चाहिए, बल्कि वो प्रक्रिया तर्कसंगत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भी होनी चाहिए। मतलब फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये क्रांति थी। इसे ऐसे समझिए, पहले अंपायर सिर्फ ये देखता था कि रूल बुक में नियम लिखा है या नहीं। ठीक है। लेकिन इस फैसले के बाद अंपायर को ये भी देखना पड़ा कि क्या वो नियम मैदान पर सही तरीके से और निष्पक्षता से लागू हो रहा है। वाह। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 का दायरा आसमान तक फैला दिया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जीने के अधिकार में और भी बहुत कुछ जुड़ गया। बहुत कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। गरिमा के साथ? हाँ, और इसे गरिमा के साथ जीने की व्याख्या में से निकले हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, और यहाँ तक कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भी। मतलब ये एक जीवित अनुच्छेद है जो आज भी समाज की जरूरतों के हिसाब से विकसित हो रहा है। बिल्कुल। कमाल है। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि आपकी आजादी छीनने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, अनुच्छेद 22, जो शायद इसी प्रक्रिया के बारे में और गहराई से बात करता है, खासकर जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ कुछ ठोस अधिकार देता है। इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके।
पहला हिस्सा उन लोगों के लिए है जिन्हें सामान्य आपराधिक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यानी दंडात्मक हिरासत, प्यूनिटिव डिटेंशन। हाँ, मतलब आपने कोई अपराध किया है और आपको सजा देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में आपके पास 3 मुख्य अधिकार हैं। 3 अधिकार? पहला, आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। पुलिस आपको यूं ही उठाकर नहीं ले जा सकती। ठीक है। दूसरा, आपको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करने का अधिकार है। और तीसरा? और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। ये 24 घंटे की समय सीमा तो पुलिस की शक्तियों पर एक बहुत बड़ी लगाम है। ये सुनिश्चित करती है कि किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ना रखा जाए। सही कहा। आपको पता है, एक मशहूर केस में पुलिस ने एक व्यक्ति को कई दिनों तक अवैध हिरासत में रखा था। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे नागरिक के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना। तो ये नियम पुलिस की मनमानी पर सीधी लगाम लगाता है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुआ पहला हिस्सा। लेकिन अनुच्छेद 22 का दूसरा हिस्सा ज्यादा विवादास्पद है ना? निवारक निरोध, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, और यहाँ कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है। निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेना। ये सिर्फ शक के आधार पर होता है। एक मिनट, बिना जुर्म किए किसी को सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लेना, क्या ये दोषी साबित होने तक निर्दोष वाले सिद्धांत का सीधा उल्लंघन नहीं है? तो ये तो बहुत खतरनाक लगता है। ये खतरनाक है और इसीलिए ये हमेशा बहस का मुद्दा रहा है। संविधान निर्माताओं को लगा कि देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ मामलों में इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी बनाए गए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सामान्यतः 3 महीने से ज्यादा निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता। सिर्फ 3 महीने? उसके बाद क्या? 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती है, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं। अच्छा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी हिरासत का आधार बताया जाता है और उसे इसके खिलाफ अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर सरकार को लगता है कि कुछ तथ्य बताना सार्वजनिक हित में नहीं है, तो वो उन्हें छिपा सकती है। तो अंत में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। और ये संतुलन कहाँ होना चाहिए, इस पर बहस आज भी जारी है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने अनुच्छेद 19 से 22 तक की एक पूरी कहानी देखी। ये कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 19 में दी गई आज़ादियों से, बोलने, घूमने, बसने की आज़ादी। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है और हमें वो सुरक्षा कवच दिखाती है जो हमारे पास हैं अगर हम पर इन आज़ादियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 20 हमें निष्पक्ष सुनवाई का वादा करता है। अनुच्छेद 21 हमारे जीवन और गरिमा के अधिकार को सबसे ऊपर रखता है और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हमें सुरक्षा देता है। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये अनुच्छेद सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की धड़कन है और अदालतों ने समय समय पर इनकी व्याख्या करके इन्हें जिंदा रखा है, समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढाला है। मतलब ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, जब तकनीक और समाज इतनी तेजी से बदल रहे हैं तो स्वतंत्रता की इन परिभाषाओं का भविष्य क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। उदाहरण के लिए डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, जब कोई भी बात सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल सकती है? सही बात है। और निजता के अधिकार के नए आयाम क्या हो सकते हैं जब हमारा सारा डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है? बिल्कुल। शायद इन सवालों के जवाब पर हमारे संविधान निर्माताओं ने विचार भी नहीं किया होगा। शायद नहीं। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।